हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और यहाँ पर लेके आए आप सभी के लिए पेपर जो कि हिंदी का पेपर है। इस पेपर की खास बात क्या है, सबसे मैं आपको पहले बता दूं। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा कितना नंबर, 100 नंबर। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा आपका। मैं बहुविकल्पी सॉल्व कराऊंगा, गद्यांश सॉल्व कराऊंगा, पद्यांश सॉल्व कराऊंगा, जीवन परिचय सॉल्व कराऊंगा। जीवन परिचय में किसका किसका, लेखक और कवि का कराऊंगा। फिर कहानी कराऊंगा, पंचलाइट बहादुर जो भी है उसका मैं करवा दूंगा। खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार कर लेंगे, ठीक ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश करा दूंगा, मुहावरा, अपठित शब्द युग्म, ठीक है, और जो वाक्य संशोधन, मुहावरा, रस छंद अलंकार, पत्र लेखन के साथ साथ आपका निबंध लेखन, मतलब सारा का सारा मैं टॉपिक इस वीडियो में कराने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही जानदार होने वाली है और ये डेडिकेटेड 22 फरवरी के लिए वीडियो आ रहे हैं। जो भी मैं आपको वीडियो ले रहा हूँ, ये सभी वीडियो किसके लिए भाई साहब, 22 फरवरी के लिए है। जी हाँ, जो आपका 22 फरवरी का हिंदी का पेपर है उसके लिए ये वीडियो है। और आप लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपके हिंदी में ये जो 100 नंबर दिखाई आपको दे रहा है, ये आपको मैं देने वाला हूँ कितने, इसमें पूरा का पूरा 90, मान लीजिए 10 प्लस माइनस कर लीजिए यार, ठीक है ना। और ये हिंदी भाई साहब सामान्य हिंदी, क्या है, सामान्य हिंदी बोले तो सभी बच्चे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। साइंस वाले डेडिकेटेड, आर्ट वालों का इसमें कुछ सिलेबस हो जाएगा। तो आपका 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, टाइम रहने वाला है। जो प्रारंभ के 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में बात करें तो कितने खंड रहेंगे सर, हमारे इस प्रश्न पत्र में टोटल 2 खंड रहने वाले हैं। सबसे पहला खंड क रहेगा 50 अंकों का, खंड ख 50 अंकों का, खंड क में गद्यांश पद्यांश बहुविकल्पी जीवन परिचय खंड काव्य कहानी का सारांश ये सब रहेगा। और खंड ख में आपका संस्कृत व्याकरण रहेगा, शब्द युग, मुहावरे, वाक्य संशोधन, तो यही सब, और रस छंद अलंकार, पत्र लेखन और निबंध ये सब रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या है, खंड क रहेगा। सर कितना रहेगा, 50 अंकों का रहेगा, ठीक है ना। जो भी मैं आपको मैं पेपर दे रहा हूँ, ये सभी के सभी पेपर आपके लिए है, वो भी डेडिकेटेड 22 फरवरी के लिए। अब 22 फरवरी को टारगेट करके पूरा पूरा तैयारी करना है हिंदी का। 100 में 100 चाहिए तो बिल्कुल आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और जितने भी मैं वीडियो ले आ रहा हूँ, जितने भी मैं आपको पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर एक पेपर को आपको सॉल्व करते जाना हुआ है, ठीक है ना। अब कर लेना है। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 का क है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के सर लेखक है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी है सर। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है सर संपूर्णानंद। जो शिक्षा का उद्देश्य है इस निबंध के लेखक कौन है सर, संपूर्णानंद जी हैं। एकदम छापने वाला प्रश्न, छाप लीजिएगा, एक नंबर के आएंगे। फिर ग वाला यहाँ पे, कवि वचन सुधा जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है। तो जो कवि वचन सुधा है यह एक पत्रिका है, मासिक पत्रिका थी, इसके लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली थी, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है, जय शंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त के नाटक कौन है, जय शंकर प्रसाद हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे, रानी केतकी की कहानी, देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो जो रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंसा अल्लाह खां है। कौन भैया, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के क्या है, लेखक है। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे दूसरा वाला, पहले का आपके 5 बहुविकल्पी रहेंगे, दूसरे का भी आपका 5 बहुविकल्पी रहेगा पेपर में। क्या यहाँ पे आपका विनय पत्रिका के रचनाकार हैं, तो जो विनय पत्रिका के रचनाकार है वो तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है सर। कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी छायावाद युग की रचना है, यानी छायावादी युग की रचना कौन सी है, कामायनी है। अगला ग वाला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के कवि हैं। तो जो छायावाद उत्तर काल के कवि हैं वो है आपके शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है, शिव मंगल सिंह जो सुमन है ये आपके छायावाद उत्तर काल के कवि माने जाते हैं। कौन भैया, शिव मंगल सिंह सुमन। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, प्रश्न देखिए क्या है, हिंदी साहित्य में
किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? यानी कि हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा काल आया जिसे हम लोग श्रृंगार काल का नाम देते हैं? तो जो रीति काल थी उसको श्रृंगार काल का नाम दिया गया। हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया गया, याद रखिएगा। अगला अंगा वाला प्रश्न है, मोहन राकेश रचनाकार है। जो मोहन राकेश रचनाकार थे भाई, शुक्ल युग के रचनाकार थे। किस युग के थे? शुक्ल युग के रचनाकार थे। कौन भैया? मोहन राकेश। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पेपर में आएगा भाई साहब गद्यांश। सर ये गद्यांश हमारे पेपर में कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। कितना यार? 10 नंबर का आने वाला है। गद्यांश है क्या? इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश है, तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में क्या मिला है? पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नगबिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता क्या पड़ती भैया? फूट पड़ती है, और वे क्या हो जाते हैं? अनमोल हो जाते हैं। तो ये आपका है गद्यांश। सर ये आपका क्या है? गद्यांश। सर कितने नंबर का आएगा सर? 10 नंबर का आएगा। सबसे पहला प्रश्न आपको मैं करने का तरीका भी बता दूंगा, उत्तर पे ध्यान मत दीजिएगा। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? अमूल्य निधियां सर कहाँ भरी हैं? तो धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। तो आप जब भी हल करेंगे, आप इसी में से ढूंढ के हल करिएगा, ठीक है ना? तो धरती माता की कोख में क्या भरी है भाई साहब? अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। और वही देखिए यहाँ पे लिखा है, लेखक के अनुसार हमारी धरती माता की गर्भ में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। प्रश्न नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, लेखक के अनुसार हमारी धरती के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी हैं। ये तो हो गया। फिर यहाँ पे है, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी आखिरकार वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो यहाँ देखिए, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, इसलिए धरती माता हमारी वसुंधरा कहलाती हैं। बस यही एक इसका क्या हो जाएगा? डेडिकेटेड आंसर हो जाएगा। तैयार कर लेना करेजा, बाद में मत बोलना कि सर जी नहीं आया। तो क्या करेंगे यहाँ पे आंसर में इसका? पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने अंदर धारण की हुई है। ठीक है ना? फिर यहाँ पे आपका तीसरा वाला प्रश्न है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? सर जो पृथ्वी है, इसकी देह को किसने सजाया है? अरे गुरुजी इसी में आंसर देखेंगे। देखिए, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सर सजाया है। पृथ्वी की देह को सर सजाया है। ठीक है करेजा? अरे हाँ गुरुजी, एकदम हम तो रट लिए हैं गुरुजी, हमें तो अब कोई नहीं पा सकता गुरुजी। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी की देह को पहाड़ों से बहने वाली नदियां तथा उनके साथ नदियों के साथ साथ बहा कर लाने वाली उपजाऊ मिट्टी और धरती पर उगने वाले सुंदर वृक्ष, ये सभी वस्तुएं धरती को सजाया समारा है। ठीक है, बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है एकदम। अगला यहाँ पे है प्रश्न भाई साहब, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है वो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। रेखांकित अंश सर कहाँ से कहाँ तक है? रेखांकित अंश यही है सर। यहाँ पे उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वे अनमोल हो जाते हैं। अब इसी को क्या करना है सर? बढ़ा चढ़ा के छापना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अर्थात इसमें क्या लिख देंगे सर जी? लेखक कहते हैं कि जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर काट कर उनमें विभिन्न प्रकार के उभार देकर किसी कृति की रचना करते हैं, तो उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा गढ़ता है और इस सौंदर्य के कारण वह अनगढ़
पत्र क्या हो जाते हैं, बहुमूल्य बन जाते हैं। ठीक है, दैट्स द आंसर यार। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो जो पाठ का शीर्षक लेखक का नाम, सर हम कैसे जानेंगे कि ये कहां से लिया गया है? तो मैं आपको एक ट्रिक बताया था, गद्यांश को हल करने का तरीका। क्या बताया था भाई? गद्यांश हल करने का तरीका। आप नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिकल मैंने करवाया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके अभी लास्ट में देख लीजिएगा गद्यांश कैसे हल करेंगे। ठीक है ना? और हाँ, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल यस के स्टडी भेज दूंगा। यस के स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज और, सारे पीडीएफ नोट्स आपको जुनून बैच मिल जाएंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन कर लीजिए। तुम वायरल वाले यार पेपर है वहां पे, ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको धरती दिखाई दे रही है। कौन दिखाई दे रहा है भैया? धरती दिखाई दे रही है, और पृथ्वी आपको शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब धरती, पृथ्वी इत्यादि शब्द आपको दिखाई दे तो कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और मैंने आपको ट्रिक बताया था, रावा, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल सर, वासुदेव शरण अग्रवाल। बस इस प्रकार से आंसर को करिए यार, मजा आ जाएगा एकदम, एकदम करिए, वाह हरियर आ जाएगा गुरुजी। अरे गुरुजी, हाँ एकदम हरियर आ जाएगा भाई साहब, एकदम दहशत में बंदा आ जाएगा, दहशत में। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दहशत फैलाना एकदम। प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित राज का स्वरूप नामक निबंध से क्या है? उद्धृत है। ठीक है ना? जब भी आपका एग्जामिनर कॉपी पढ़े ना, एकदम दहशत में आ जाए, एकदम आग लग जाए गुरुजी, एकदम करेजवा एकदम हरिहरा जाए गुरुजी। ठीक है ना? बिल्कुल इसी बात पे एक प्यारा कमेंट करो यार, अरे गुरुजी आज तो चॉकलेट डे है। कौन सा डे है यार? मुझे नहीं पता। वैलेंटाइन डे का इस समय ऑफर चल रहा है, तो आप लोग पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना? हाँ, वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है भैया। हाँ, हम तो सिंगल है सनम, आपको सिंगल ले डूबेंगे, वो कहावत है ना, वही ध्यान दीजिएगा। इस समय पढ़ाई वढ़ाई फोकस करिए, बाकी बाकी हम देख लेंगे यार। ऐसा ऐसा आपको पेपर करवा देंगे ना, एकदम 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 चपुआ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? चलिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए सर। अरे गुरुजी, ये तो हम आंख बंद करते ही कर देंगे। अरे सर, आंख खोल के करना है, आंख बंद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाए गुरुजी, फेल हो जाएंगे हम। है क्या यहाँ पे पद्यांश सर? नीले फूल कलम दल सी गात की श्यामलता है, ठीक है ना? पीला प्यारा वसंत कटि में पहनते हैं फबीला, झूठी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, स सवस्त्रों में नवल तन की फूटसी सी प्रभा है, साचे ढला सकल है वह है दिव्य सौंदर्यशाली, सत सत पुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ से हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलम करसी शक्ति की क्या है? पेटिका है। आगे कुछ है क्या? आगे नहीं है। अब यहां से आपके प्रश्न बनेंगे भाई साहब। प्रश्न कैसे बनेंगे? सबसे पहला प्रश्न बनेगा, राधा पवन को कृष्ण को पहचानने के लिए क्या उपाय बताती है? जो राधा है ये पवन दूतिका से क्या बताती हैं? उपाय पहचानने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जो पहचानने के लिए उपाय बताती है वो ये बताती हैं कि नीले फूले कलम दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसंत कटि में पहनते हैं हबीला। ठीक है ना? अर्थात यहाँ पे आप बताएंगे कि राधा पवन से कहती है कि हे पवन, कृष्ण सावले रंग के हैं और वे अपनी कमर पर पीला वस्त्र धारण किए रहते हैं, और उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है, और ये सभी गुण आपको कृष्ण की ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। दैट्स इट यार, यही आपका क्या है? राइट वाला आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है सर, अलख, अलख और सकल शब्द का अर्थ बताइए। तो अलग का जो अर्थ होता है निराकार से है, अलग का अर्थ क्या है? निराकार से। और सकल का जो अर्थ है सर जी, समस्त या कुल से होता है, समस्त या सर कुल से होता है। तो अलग का अर्थ क्या होता है? निराकार, और सकल का अर्थ क्या होता है? समस्त या कुल से होता है। कलम करसी में कौन सा अलंकार है? तो सर कलम करसी में उपमा अलंकार है। कलम करसी में सर कौन सा अलंकार है? कलम करसी में सर उपमा अलंकार है। ठीक है? रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। अब सर रेखांकित अंश कहां से कहां तक भाई? यहां पे है, अर्थ लिखना है यहाँ पे।
दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलम करसी, करसी सख्त की क्या है पेटिका है। मतलब इसका अर्थ लिखना है, कुल मिला के सब अर्थ लिखना है। तो यहां आप सीधा लिखिएगा कि राधिका कहती हैं कि हे पवन, कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधों के समान विशाल और क्या है बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान सख्त की पिटारी हैं। ठीक है ना, ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। अगला सर प्रश्न बनेगा, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो आपको पता ही है कि जब ये पवन दूतिका से है तो सीधा बताइए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित पवन दूतिका से लिया गया है। अरे सर ये क्या है, इसमें आप ही बताओ क्या है। 22 फरवरी को पेपर है ना, आप कर लोगे यार, चिंता क्यों करते हो, किसकी डर है। अरे गुरुजी हिंदी पेपर की डर है। क्यों डरते हैं आप, तोप है, महाराणा प्रताप का घोड़ा हो गया है ये, हा? या फिर AK-47 हो गया है जो चल रहा है लगातार, नहीं ना। हिंदी का पेपर ही तो है ना। गद्यांश पढ़ लो, पद्यांश पढ़ लो, मैं पढ़ाई दे रहा हूँ, जीवन परिचय कुछ याद कर लो, ठीक है। कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं यार। अब देश भर का गाथा लिख लेते हो भैया, स्टोरी स्टोरी लिख डालोगे, हाँ तो क्या आपको ये निबंध लेखन नहीं आएगा। आपने कभी लव स्टोरी प्रेम पत्र लिखा है। अरे गुरुजी मैंने तो कभी लिखा ही नहीं है। अरे नहीं लिखा है तो लिख लो एक आध ठो इस समय, काम दे देगा आपको 22 फरवरी के दिन। अब जरूर नहीं है प्रेम अपने माँ बाप से भी करिए। अरे नहीं गुरुजी हम प्रेम अपने तो उनसे ही करते, नहीं यार वो नहीं, अपने माँ बाप के लिए काटो प्रेम पत्र लिख डालो यार, देखो तैयार हो जाएगा। नहीं है तो गुरुजी के याद में लिख दो कि गुरुजी हम जब 12 का परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपकी याद आ रही है, हमें मैथ समझे नहीं आ रहा है, फिजिक्स तो सब धुआं धुआं हो जा रहा है गुरुजी, हिंदी तो फिर पहले ही पेपर है गुरुजी, साल भर पढ़ते ही नहीं। अरे उनके लिए पत्र लिख डालो, हाँ उनके प्रति प्यार दिखा दो गुरुजी, आप हमें साल भर समझाते थे, मैं समझा ही नहीं, लेकिन आज आप आपकी याद आ रही है। कुछ लिख डालो भैया, उनके ही लिए लिख डालो, लिखकर भेज दो। बल्कि अगर गलत हो तो होगा तो गुरुजी आपको समझा देंगे, अभी भला है, अच्छा नंबर पक्का हो जाएगा। हाँ नहीं तो बाद में बड़ी 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 दिक्कत हो ही जाएगी। फिर आप मत बोलना कि गुरुजी बताए ही नहीं आपको, हम बतावत है ही, अब वही ध्यान दे करेजा, नहीं बाद में हमसे न बोला कि गुरुजी करेजा करेजा कहते रहे। करेजा मतलब क्या होता है आपको पता है, करेजा मतलब क्या होता है आपको पता है, गंगा में कहते नहीं कि अरे ये हमारे करेजा है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गोदी में लगे हमारे करेजा, मतलब बहुत ही प्यारा बच्चा है, उसी प्रकार हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है ना। मतलब कि अच्छे बच्चे, बड़े बड़े, छोटे बच्चे नहीं, आप लोग बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े वाले, ठीक है ना। भाई सब मजाक करते हैं, थोड़ा फनी वे में मैं पढ़ाता हूँ, तो इसको दिल उल से मत लीजिएगा, नहीं पता लगा गुरुजी के आ रहे दिल पे गोली मार देंगी, तो ऐसा नहीं करने का। हाँ बधाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का क्या करिए सर उल्लेख कीजिए। सर कितने नंबर का आएगा सर, 80 शब्द में लिखना रहेगा सर, 5 अंकों का आएगा। अच्छा गुरुजी कौन कौन से हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हरिशंकर परसाई हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सर आज इसमें किसको बताएंगे, अरे सर आज तो हम बताएंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अरे गुरुजी आज हो गया, डॉक्टर हजारी प्रसाद जी को एकदम खत्म करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 तदनुसार 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके पिता उच्च उच्च कोटि के ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बसरिया के मिडिल स्कूल, बसरिया में क्या था मिडिल स्कूल से इन्होंने पास किया और वर्ष 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की क्या की इन्होंने उपाधि प्राप्त की। इसके बाद 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे, हिंदी भवन में निदेशक के रूप में रहेगा वहां पे। और 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या रहे, अध्यक्ष भी बने रहे। और सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। और 19 मई सन 1979 ईस्वी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हो गया भैया, परलोकवासी हो गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी सर प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे सर निबंध संग्रह है, सर क्या है निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह में कौन कौन सर, अशोक का फूल, कलबत्ता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह और
कुटजा, हाँ, इत्यादि से निबंध संग्रह है। सर उपन्यास कौन कौन से हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुरन अनाम दास का पोथा, अन्य संक्षिप्त में जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, ये भी उपन्यास ही है लेकिन ये संक्षिप्त में है, शॉर्ट में है। संदेश रासक, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, मेघदूत एक पुरानी कहानी, साहित्य सहचर, सहज साधना इत्यादि हमारे सर जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है सर जी? उपन्यास है। काम खत्म हुआ गुरु जी, ठीक है ना। उसके बाद साहित्यिक परिचय सर जी इनका कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी और संस्कृति में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महान निबंधकार थे। हिंदी और संस्कृत साहित्य का इन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। कबीर, सूर तथा तुलसी आदि भक्त कवियों पर गंभीर गवेषणात्मक की और उन्होंने धर्मों तथा मतांतरों के साहित्य का आपने गंभीर मनन और चिंतन किया। बस यार यही लिखना है, कुछ है नहीं अलग से यार, बहुत ज्यादा नहीं टेंशन उनसन लेना है गुरुजी, ठीक है ना। और जाना फिर जो फिजिक्स बायोलॉजी वोलॉजी है उसकी चिंता मत करना। अरे यार जब गुरुजी बैठे हैं आपके साथ तो किसकी चिंता करते हैं? पता नहीं काहे की चिंता आप कर रहे हैं। था वाला क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा सर 80 शब्दों में आंसर देना है। कौन कौन सर है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद नरपंथ, रामधारी सिंह दिनकर सर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर सर, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग सर किसका देखेंगे सर? मैथिली शरण गुप्त का सर देखेंगे। किसका देखेंगे सर? मैथिली शरण गुप्त का देखेंगे। क्या देखेंगे सर? साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे सर, ठीक है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी में हुआ था। सर राष्ट्र कवि जो थे मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को कहां पर हुआ था? झांसी में हुआ था। इनके जो पिता थे सर, इनके पिता जो थे सेठ राम नारायण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था और गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई थी भैया? घर पर ही संपन्न हुई थी और घर पर ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। और 12 दिसंबर कब सर? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में गुप्त जी का क्या हो गया भैया? देहावसान हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सर इनकी साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना इन्होंने आरंभ किया। प्रथम काव्य संग्रह जैसे रंग में भंग के बाद जयद्रथ वध और व्रजंगना का क्या किया उन्होंने? अनुवाद भी किया। क्या किया सर? उन्होंने अनुवाद भी किया, ठीक है। उसके बाद इनकी कृतियां सर कैसी है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो कृतियां निम्नलिखित है जैसे सर महाकाव्य है, साकेत, यशोधरा, इनके क्या है सर? महाकाव्य है। खंड काव्य सर कौन कौन से हैं इनके? जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर सिद्धराज, नहस, अंजलि, अर्ध, अजीत, अर्जन और विसर्जन, पृथ्वीपुत्र, शकुंतला, विश्व वेदना, दियोदास, काबा और करबला, भूमि भाग इत्यादि इनके क्या है सर? खंड काव्य है। सर इनके नाटक कौन कौन से हैं? रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, वी रहणी, वैतालिक, हिंदू, चंद्रहास इत्यादि इनके सर नाटक हैं। सर इनकी अनुदित रचनाएं कौन कौन सी है सर? प्लासी का युद्ध है, मेघनाथ का वध है, वृंत संहार इत्यादि सर इनकी क्या है? अनुदित रचनाएं हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है। अब जो प्रश्न संख्या 6 रहेगा 5 नंबर का आएगा, 80 शब्दों में आंसर देना रहेगा क्या? बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आप बहादुर का लिखिएगा, काम खत्म हुआ। 80 शब्दों में आंसर देना है, 5 नंबर का आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे सर? बहादुर कहानी का उद्देश्य। मैंने बहादुर और पंचलाइट दोनों कहानी का सारांश पढ़ा दिया। नहीं पढ़े तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर पढ़ लीजिए। किसका वेट कर रहे हैं? क्या लिखेंगे इसमें? हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर एक आत्मकथात्मक क्या है? रचना है जो मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अधिक कठोर और असभ्य व्यवहार की कहानी है। इसमें समाज में उच्च वर्गीय परिवार का निम्न वर्गीय के लोगों के प्रति ऊंच नीच के भेदभाव के कारण उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। आधुनिक समाज में झूठे प्रदर्शन और दिखावों के शान शौकत में विश्वास करता है परंतु एक निम्न और गरीब व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है। लेखक ने निम्न वर्ग के वास्तविकता का परिचय दिया है और उसके प्रति
सहानुभूति इन्होंने क्या किया भैया, प्रस्तुत भी किया है। ठीक है ना। आगे क्या लिखेंगे सर, बहादुर स्नेह और मानवीय अनुभूति का भूखा है, उसमें सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मालिक और परिवार के साथ सभी सदस्यों द्वारा तिरस्कार किए जाने और विश्वास न करने पर जब वह घर छोड़कर चला जाता है तो सभी अपनी भूल स्वीकार करते हैं और अपने किए गए पश्चाताप करते हैं। लेखक का उद्देश्य अमीर और गरीब वर्ग के भेद को मिटाना है, जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर क्या होती है, मिट ही सकती है। तो ये रहा आपके बहादुर कहानी का उद्देश्य। ठीक है ना। उसके बाद आपके पेपर में आएगा भाई साहब खंड काव्य आएगा, स्वपठित खंड काव्य आएगा। ये आप लोग विद्यार्थी जितने भी हैं स्वयं अपने जिले के अनुसार पढ़ेंगे। जो भी आपका जिला है उसके अनुसार आप अपने खंड काव्य को तैयार कर लीजिएगा। पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने का है। बिल्कुल है ना, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर परेशान होंगे तो काम नहीं चलेगा भाई। फिर यहाँ पे क्या है, खंड ख है। अब जो सर ये हमारा खंड ख है, ये क्या है सर, खंड ख आपका सर 50 अंकों का रहेगा। सर 50 अंकों का खंड ख आपका रहने वाला है। सर ये चलिए ठीक है सर, 50 नंबर का रहेगा। लेकिन सर इसमें क्या क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत का इसमें गद्यांश पद्यांश रहेगा, बाकी सब रहेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 का क है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करिए, अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है। तो ये आपका संस्कृत का क्या भैया, गद्यांश है। तो संस्कृत वाला जो टॉपिक है आप खुद से कर लीजिएगा। अगर एक आध तो शब्द गलत उलट हो गया तो आप बहुत कमेंट करेंगे। बहुत बच्चे तो गरिया देते एकदम कि गुरु जी कुछ आता ही नहीं, हम इधर से। भैया ऐसे न किया गुरु यार, मतलब क्या होता है हम गाली गलौज कर लेते हो यार कमेंट में ही, ऐसे नहीं करने का। मतलब गुरु की कोई इज्जत ही नहीं रहती। कभी कभी तो मैं देखता हूँ बहुत लोगों सर लोगों का, अगर कुछ गलत हो जाता है तो एकदम मतलब एकदम वार्ड लगा देते हो यार। हाँ, हालांकि अभी मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं कई लोगों का देखता हूँ वीडियो बनाते हैं सर आके। 12th में मैं देखता हूँ कई सर वीडियो बना देते हैं आके कि इन्होंने यार मुझे गाली दे दिया, अब मैं छोड़ रहा हूँ पढ़ाना। इसमें ये क्या है रोना रोना भाई। अब तो हालांकि बंद हो गया ये सब, नहीं तो पहले बहुत चलती थी अपनी यूपी बोर्ड में। ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि मैं देखता नहीं, मैं सबको देखता हूँ। तो बहुत लोग रोते थे आके। ठीक है भाई, रो कर आप चैनल को ग्रोथ करा लो, कोई इशू नहीं भाई, पैसा कमाना है सबका मेन उद्देश्य। तो ये भाई साहब संस्कृत का क्या है, गद्यांश है, यहाँ पे ले लीजिए। और यहाँ पे क्या है, संदर्भ और इसका अनुवाद है। तो देन स्क्रीनशॉट करिए और इसको पढ़ लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है, आपका पद्यांश है। ये क्या है, संदर्भ है। जो पद्यांश है इसका संदर्भ और इसका अनुवाद है, इसको आप कर लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 आएगा। देखिए प्रश्न नंबर जो 10 रहेगा, ये आपका क्या रहेगा भैया, मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना, ईद का चांद होना, आम के आम गुठली योगदान, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे भाई कि अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग, आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी हान पहुंचाते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या सर, ईद का चांद होना, बहुत दिनों तक दिखाई ना देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग, जब से रमेश की शहर में नौकरी लगी है वह ईद का चांद हो गया है, वह ईद का चांद हो गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है तीसरा वाला, आम के आम गुठलियों के दाम अर्थात दोहरा लाभ होना। वाक्य प्रयोग सर क्या लिखेंगे, पुरानी पुस्तकें पढ़कर रामू ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर लिया और उसके बाद पुस्तकों के आधे दाम पर बेच भी दिया, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। क्लियर है। अगला यहाँ पे है, चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थात दोषी का व्यवहार ही दोष प्रकट करता है। जो दोषी का व्यवहार होता है वही क्या प्रकट करता है, दोष प्रकट करता है। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, जब चोरी की घटना के लिए अपराधी की शिकनात हो रही थी तो अभियुक्त राजेश बिना पूछे ही बोलने लगा कि मैं तो वहां था ही नहीं। तो सच है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उसके बाद आपके पेपर में 10 नंबर मतलब ये प्रश्न नंबर 10वां नया जुड़ा हुआ है, अपठित गद्यांश पद्यांश, जो कि संधि विच्छेद और विभक्ति के स्थान पर जुड़ा हुआ है। उसको मैंने पढ़ा दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर सभी अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़ लीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने एकदम बहुत अच्छे से उसको समझाया भी है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 का क है। देखिए प्रश्न नंबर 12 का क क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ करके चयन लिखिए, मतलब चयन करना है। अपेक्षा और उपेक्षा, तो अपेक्षा मतलब क्या होता है, तुलना होता है। उपेक्षा मतलब
अवहेलना होता है। तो तुलना में और अवहेलना। अनल और अनिल, अनल मतलब क्या होता है? अग्नि होता है भाई, और अनिल मतलब क्या होता है? वायु होता है। क्या होता है भैया? वायु होता है। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है यहाँ पे कि शब्दों के किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। कनक, कर, अंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कनक का है, धतूरा होता है और क्या होता है? सोना होता है। कर मतलब क्या होता है? टैक्स होता है और क्या होता है? किरण होता है। अंबर मतलब आकाश होता है, क्या होता है? वस्त्र होता है। याद कर लिए ना, रट लीजिए भाई, रट लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अर्थ लिख, मतलब वाक्य प्रयोग करना है। जिसकी इच्छाएं, देखिए यहाँ पे क्या है भैया, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी सर बोलते हैं, महत्वाकांक्षी कहते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवाद कहलाता है। उसके बाद दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा, आपके पेपर में आएगा शुद्ध या शुद्ध। जैसे यहाँ पे एक पहला है कि महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री थी। जो महादेवी वर्मा है, यह हिंदी की क्या थी? प्रसिद्ध कवित्री थी। तो यहाँ पे शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री है। ठीक है ना, क्लियर है? परमात्मा के अनेकों नाम है, शुद्ध रूप परमात्मा के अनेक नाम है। एक फूल की माला लाओ, एक फूल की माला लाओ। ठीक है ना। कृष्ण और राधा नित्य कर रहे हैं, तो कृष्ण और राधा नित्य कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे यार तो दोनों, अच्छा, कृष्णा और राधा, कृष्णा और राधा नित्य कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा नहीं बल्कि कृष्ण और राधा नित्य कर रहे हैं। उसके बाद आपका 13 नंबर आएगा। अब 13 में क ख ग रस छंद अलंकार सब मैं पढ़ा दूंगा भाई। दो दो यहाँ पे रस पढ़ा दे रहे हैं, दो दो आपके छंद पढ़ा दे रहे हैं, दो दो आपके अलंकार पढ़ा दे रहे हैं। कोनो दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वीर रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे किसका भैया? वीर रस, वीर रस का लिखेंगे, वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति होती है तो वहां वीर रस होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव वीर रस की दिशा को क्या करता है? प्राप्त करता है। उसे हम वीर रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। उसके बाद क्या है यहाँ पे? श्रृंगार रस। इसी को साथ साथ यहाँ पे लपेट देते हैं गुरुजी। श्रृंगार रस क्या होता है? मतलब पूरा डिटेल सोल्यूशन है भाई, डिटेल सोल्यूशन। बाद में मत बोलिएगा गुरुजी आपने पढ़ाया ही नहीं, मैं सब कुछ पढ़ा दे रहा हूं। श्रृंगार रस क्या होता है? किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में अस्थायी भाव प्रति के जायत होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, कर्मुनरी की आरसी प्रतिबिंबित चौपाई, पीठ दिए निधरक लखै, ईकटक बिठी लगाई। उसके बाद आपका है यहाँ पे ख वाला, अनुप्रास अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, सर होता क्या है अनुप्रास अलंकार? जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं और वहां पे स्वर समान हो या फिर असमान, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाए, तो ये सब क्या होते हैं भैया? अनुप्रास अलंकार होते हैं। अथवा में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनुमानु, जनु जानु, जनु मनु आज उत्प्रेक्षा के क्या है? वाचक शब्द हैं। उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है ना। उसके बाद आपका चौपाई अथवा दोहा छंद आएगा, लक्षण सहित उदाहरण देना है। ठीक है ना, परिभाषा सहित उदाहरण। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं, लघु और गुरु प्रकट कर सकते हैं। चौपाई सम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें बोला नहीं तो इसमें मैं इसको कर रहा हूं। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में तुक समान। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से क्या होती भैया? मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है और चरण के अंत में जगड़ एवं तगड़ नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिहलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र
पवन सुत नामा, ठीक है ना। अथवा में आपका क्या रहेगा, दोहा रहेगा। आपको लघु और गुरु लिखना है तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लिख दीजिएगा आप। यहाँ पे क्या भैया, दोहा है। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। काव्य के जिस छंद में प्रथम और तृतीय विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु और गुरु होता है, वो क्या होता है, दोहा छंद है। जैसे लसत मन्यु मुनि मंडली मध्यसी रघुचंदु ज्ञान सभा तनु जनु तनु धरे भगति सचीरा नंदु। उसके बाद आपके पेपर में आएगा भाई प्रश्न नंबर 14, प्रार्थना पत्र आएगा। सर क्या है, प्रार्थना पत्र है क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अपने उप अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आपके गांव में जहां तहां ढेर लगे कूड़े कचरे की सफाई के लिए संबंधित व्यक्ति को आदेशित करने का निवेदन किया गया हो। कैसे लिखेंगे, उत्तर में सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम नगर पालिका वाराणसी। विषय आशापुर मोहल्ले की गंदगी के निस्तारण के संबंध में प्रार्थना पत्र। ये आपको जरूर से जरूर यहाँ पे विषय में लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, महोदय, अरे गुरुजी महोदय, निवेदन है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आशापुर मोहल्ले में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बस्ती को बसे हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़क है जहां पर पिछड़े हुए ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। जो सड़क बनी हुई है वे भी जगह जगह से क्या रही हैं, टूट फूटी हुई हैं, और वहां वर्षा के समय जल भराव के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इसके अतिरिक्त जहां तहां ढेरों कूड़े कचड़े का ढेर लगा हुआ है, और इन सब कारण से आशापुर मोहल्ले में दुर्गंध और मच्छरों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करने की महान कृपा करें, अन्यथा यह कारण भविष्य में तरह तरह के रोग और महामारी का रूप धारण कर सकती है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप दिनांक डाल दीजिएगा, यहाँ पे भवदी बस और फिर आशापुर वाराणसी, बस दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं लिखना। उसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पे 15वां है भैया। प्रश्न नंबर 15वां आपका निबंध लेखन है। आप अपनी भाषा शैली में लिखिएगा, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आपको छापना नहीं है, ठीक है ना। जब अपनी भाषा शैली में लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर चाचा देगा नंबर, तो आप अपने से लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। हाँ, बाद में मत बोलना। निम्नलिखित में से विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। शिक्षित युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ऋतु वर्षा का महत्व, और क्या यहाँ पे छात्र और अनुशासन, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पे जो मैं आपके लिए निबंध लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ शिक्षित युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रस्तावना डालना है। शिक्षित युवा वर्ग की बेरोजगारी की समस्या नितांत सोचनीय विषय है। जब एक युवा शिक्षित होकर निकलता है उसके सामने जीविकोपार्जन की समस्या एक विकराल समस्या के रूप में सामने खड़ा हो जाता है। वर्तमान विज्ञान के युग में मशीनों ने और कंप्यूटर का साम्राज्य स्थापित हो चुका है, जिसके कारण नौकरियों का स्थान अब मशीन एवं कंप्यूटर ने ले लिया है। जहां एक मशीन कंप्यूटर सैकड़ों युवा वर्ग का रोजगार को क्या की गई है, निगल गई है। उसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे, बेरोजगारी के कारण। हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं और इनमें कुछ कारण निम्नलिखित है। तो ये बेरोजगारी के कारण है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है ना, यानी कि जहां पर पहले 1 लोग थे आज वहां पे 1000 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। पहले जहाँ पे कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए 10 फॉर्म भरे जाते थे, आज वहां पे 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं भाई साहब। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, सही से पढ़ाई की ही नहीं जा रही है, करवाई ही नहीं जा रही है। हाँ, जो चीजें बच्चों को याद कराया जाना चाहिए वो पढ़ाई नहीं जा रहा है, ना उनको स्वयं को कुछ प्रिपेयर करने को पढ़ाया जा रहा है, बस वही आते किताबी ज्ञान दिया जा रहा है। भाई बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाए, कैसे पैसा बनाना उसके बारे में पढ़ाया जाए, लेकिन नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब आप हेडिंग तैयार कर लीजिए और इसी हेडिंग के अनुसार आप लिखेंगे। उसके बाद कुटीर उद्योगों की उपेक्षा, ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीति के कारण देश में कुटीर उद्योग औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, मतलब कि उद्योगीकरण है ही नहीं, ठीक ना। और कृषि का पिछड़ापन। अगर देखिए जो भारत का लगभग 72% जनता जो है कृषि पर निर्भर है, लेकिन जो सरकार है यह कृषि को बचा ही नहीं पा रही है, ना कृषि के प्रति ध्यान दे रही है। अगर सरकार किसानों के प्रति ध्यान दे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बेरोजगारी कम होगी यार।
बिल्कुल होगी। जो लोग हैं वो भी कृषि के क्षेत्र में जाएंगे। अभी देखिए सूखा पड़ जाता है, किसान आत्महत्या कर लेता है, आखिर क्या, उसको क्यों पड़ रही है आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? भाई साहब जो उन्होंने ऋण लिया है, अगर सूखा पड़ जा रहा है आप माफ कर दीजिए, लेकिन लोग माफ करते ही नहीं। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय क्या क्या है? तो सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर नियंत्रण करें हम लोग। उसके बाद शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए जाए, कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, औद्योगिकरण किया जाए, मतलब कि हम अपने क्षेत्र में ढेर सारे उद्योग को लगाया जाए और सहकारी खेती भी कराई जाए। और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे भैया? उपसंहार। क्या लिखेंगे? उपसंहार। तो अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षित युवा वर्ग में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा क्या अभिशाप है। सरकार को इस मामले को अति गंभीर होकर विचार करना चाहिए और इस पर अति संवेदनशील होकर जमीनी स्तर से कार्य करना भी चाहिए। तो ये जो आपका पेपर है भाई, ये आपका पेपर है 22 फरवरी के लिए हिंदी का डेडिकेटेड, और इसमें मैंने आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन बताया है ना? एक भी टॉपिक आपको छूटा है? आप खुद बताइए। नहीं। खंड काव्य आपको जिले के अनुसार पढ़ना ही है। हाँ, स्वपठित खंड काव्य मैंने पढ़ा दिया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके पढ़ लीजिए। और क्या बचा? और कुछ बचा ही नहीं। संस्कृत का यहाँ पे गद्यांश पद्यांश मैंने बता ही दिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट, उसका हल सहित आपने स्क्रीनशॉट कर ही लिया। तो ये है पेपर भाई साहब, जो कि आपके 22 फरवरी के लिए सेम टू सेम आएगा। एकदम छाप लीजिए, पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। 22 फरवरी को तोड़ना है, एकदम पूरा नंबर गेन करना है, कुछ भी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।